अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि अचानक सुप्रीम कोर्ट ने काबीना में हलचल मचा दी है। और जो सुप्रीम कोर्ट का अचानक फैसला है उसने तरमीम तकरीबन वाड़ कर रख दी है। अब दूसरी तरफ से माना जाए ना माना जाए, लेकिन मौरख लिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कर लिया है। जबकि दूसरी जान से डिटाई यह है कि इन्होंने तरमीम करने का हतमी फैसला कर लिया है। अब उसके अंदर रखना कहां आ रहा है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। आज सुबह 11 बजे होने वाला इजलास तब्दील करके शाम 4 बजे तक ले जाया गया, मौखर किया गया। उसकी रीजंस क्या है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा, कौन मशरूत तौर पर मान रहा है और किसके नंबर कहां कहां डेंट मार रहे हैं, कौन से ऐसे आजाद हैं जिनका रेट लग चुका है, इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं, 2 अदद थ्योरीज हैं कि होने क्या जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। कुछ ट्वीट्स, कुछ बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि मिस फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन का मामला हल हो सके। शार्क का तो हम कुछ कर नहीं सकते। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद रहता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर यहां पर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा जन्मदिन है, यौम पैदाइश है, 15 सितंबर है। शब 12 बजते ही रात से पैगामात का सिलसिला, फ्लावर्स का सिलसिला, बलून्स का सिलसिला और केक्स का सिलसिला शुरू हो गया, गिफ्ट्स का सिलसिला। आप सबका बहुत बहुत ममनून हूं। आपकी मोहब्बतें हैं जिसकी वजह से आज हम यहां पर मौजूद हैं। और दुआ करें कि अल्लाह उम्र भी दराज करे और साथ साथ जिन मसाइल से इस मुल्क को दो चार होना पड़ रहा है वो जल्द अज जल्द खत्म हो। अब टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। टॉप स्टोरी ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम एज ए कैटलिस्ट जिस चीज ने किया है वो है सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम चोट। उस चोट ने बड़ा डेंट पहुंचाया। गो दूसरी तरफ से मैं ना मानूं की रट है, नहीं मानना जी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ऐसा नहीं तो ऐसा जी हमने कब बैरिस्टर गौर को चेयरमैन माना था जी, और ये बातें और वो बातें। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि जिस वक्त ये 2 नंबरी हो रही होगी और अगर ऐवान से किसी इस बेस के ऊपर कोई तरमीम हो भी गई, अव्वल तो इसके चांसेस अभी मादूम है, अगर हो भी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लेना है। वो 8 जजेस जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था, जिन्होंने कल वजाहती फैसला दिया है, उन्होंने डट जाना है और मामलात फिर इदारा जाती कॉन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। हुकूमत ने इस वक्त बदमाशी का सहारा लिया हुआ है, सरकार बदमाशी पे उतरी हुई है, लेकिन बन उनसे कुछ नहीं पा रहा। कल रात से मुलाकातें शुरू हुई मौलाना फजल रहमान से। 3 दफा पहले गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए थे, अपोजिशन वाले यानी उमर अयूब साहब एंड कंपनी बाहर रुके रहे। फिर उनकी मुलाकात हुई। रात 3 बजे पता चला कि फिर वो मोहसिन नकवी साहब एंड कंपनी को दोबारा भेज दिया गया मुलाकात करने के लिए। मौलाना साहब फिर भी मशरूत तौर पर रजामंद थे, कुछ तरमीम के ऊपर रजामंद थे, कुछ के ऊपर नहीं थे। लगता है कि उनको जो पैकेज ऑफर किया गया है, एक तरफ तो पैकेज के ऊपर बात हो रही है ना, जुडिशियल पैकेज के ऊपर, एक तरफ उनको भी पैकेज ऑफर किया गया होगा। वो पैकेज उनकी हैसियत से जरा कम था या उनकी तवक्कुआत से जरा कम था। तो आज जो सुबह 11 बजे होने वाला पार्लियामेंट का इजलास था उसको मौखर करके दोपहर 4 बजे तक ले जाया गया। अब मजे की बात यह है कि उसमें आईनी तरामीम एजेंडे में शामिल नहीं है। अब मुझे लगता यह है कि नंबर्स जो है वो कुछ मामलात के ऊपर पूरे हैं, कुछ मामलात के ऊपर पूरे नहीं है, इसलिए हुकूमत गू मगू की कैफियत का शिकार है। इसको मंडे तक नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट खुलनी है। और अगर मंडे को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है, वैसे आज इन्होंने धमाचौकड़ी करके मेरा बर्थडे तो वाड़ दिया माजरत के साथ यार, मतलब क्या बंदे की। मैं फिर भी चलो ये कह देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर खुल जाती है और कोर्ट्स खुल जाती हैं तो फिर मामला मुश्किल हो जाएंगे। अभी तक जो है आईनी तरामीम या जुडिशियल पैकेज की तरामीम का मामला कौमी असम्बली की कॉजरेस या एजेंडा लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। 2 अदद थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी ये है, मैं जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। थ्योरी ये है कि चीफ जस्टिस की उम्र की हद ना बढ़ाई जाए। हुकूमत फैसला करे कि 5 सीनियर जजेस में से किसी को भी चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 5 में से पिक एंड चूज करके किसी को भी बना दें, जिस तरह दूसरे इदारों के अंदर होता है। प्राइम मिनिस्टर की ये सवाबदीद होती है, उस एग्जेक्टिव उसको चेक मार करता है, प्रेसिडेंट समरी भेजता है और फिर वो सरबराह बन जाते हैं। यहां पर भी ये थ्योरी चल रही है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तीसरी तरमीम हाईकोर्ट के जजेस की तकर्री और ट्रांसफर से मुताल्लिक हो सकती है, और फिर नई आईनी अदालत और फेडरल कोर्ट का अलग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, यानी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा सकती है जिसके अंदर 5-6 जजेस और हो, जिनका एक सरबराह हो, वो चीफ जस्टिस हो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। और एन मुमकिन है कि काजी फाइज साहब को आफ्टर रिटायरमेंट उधर पोस्ट कर दिया जाए कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितनी हो वो यहां बैठकर करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो होगी वो नॉर्मल केसेस को डील करेगी, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ये एक थ्योरी चल रही है, एक हाइपोथेसिस चल रहा है, और ये हो भी सकता है, ये कार्ड्स पर हो सकता है। और फेडरल कोर्ट और आईनी अदालत सिर्फ आइन की तशरीह के मामला देखेगी या कि दीगर मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, ये एक थ्योरी चल रही है। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि काजी फाइज ईसा साहब को 25 अक्टूबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है उसके ऊपर वो आराम से रिटायर हो जाए, ठीक है, और फिर 26 अक्टूबर 2024 को नया चीफ जस्टिस ओहदे का हलफ उठाए, और नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो तकर्री हो उन 5 लोगों के अंदर से हो, जो 5 लोगों की लिस्ट जाए कि ये इनमें से कोई एक आप पिक एंड चूज कर लें, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम ये भी शामिल हो, उनमें से कोई एक भी ऊपर आ सकता है, जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे। तो ये एक थ्योरी चल रही है। फिर अगली थ्योरी ये चल रही है, तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो ये है कि जी तरमीम हो जाए, जस्टिस काजी फाइज साहब की उम्र की हद बढ़ जाए, और फिर वो एज ए चीफ जस्टिस कंटिन्यू करें और बाकी इदारों के लोग भी कंटिन्यू करें, और सेटअप जो है अगले 3 साल तक चले। इन तीन थ्योरीज के अलावा कोई चौथी थ्योरी फिल वक्त नजर नहीं आती जो आज होगा, जो आज होने जा रहा है, और आज से कल तक इसको नहीं डाला जा सकता, क्योंकि कल अगर अदालतें खुल गई तो इनके गले पड़ जाना है, और ये मामला जितना संगीनी की तरफ बढ़ेगा उतने मसाइल बढ़ेंगे। असल में हुआ ये कि कौमी असम्बली इजलास के वक्त की तब्दीली, मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए मजलिस शूरा से वक्त मांगा था, और स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरत जारी है। अच्छा, अब से थोड़ी देर पहले, यानी इजलास से तकरीबन 1 घंटा पहले पीटीआई के लोग भी एहतजाजन जाएंगे स्पीकर चैम्बर के अंदर। तो जाहिर है कि सिस्टम तो वही है ना, उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए उनके पास जाना है, उनसे जाकर मुलाकात करनी है और अपना मुद्दा उनके सामने रखना है। जो बौखलाहट इस वक्त दिखाई दे रही है वो लग ऐसे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गुज़िश्ता रोज की अचानक चोट थी उसने सरकार और उनकी काबीना के अंदर हलचल मचाई है। आज काबीना के अंदर से भी मंजूरी होनी थी, अभी तक उसकी अपडेट्स मेरे तक तो नहीं पहुंची हैं, हो सकता है कि बाद में इसकी अपडेट्स आ जाएं। कुछ ट्वीट्स में शामिल करना चाह रहा हूँ, वायरल ट्वीट्स हैं। जैसे इमरान रियाज खान साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं 3 सीटें काजी साहब की अदालत से चंद दिन पहले नून लीग को मिली, यानी चंद दिन पहले 3 सीटें जस्टिस काजी फायजा साहब की अदालत से नून लीग को मिल गई है। पहले पीटीआई की थी, आजाद की थी। 3 सीटें जो नून लीग को जा रही थी वहां स्टे आ गया। नंबर्स गेम पर इतनी मेहनत के बावजूद अभी तक बात नहीं बन रही, यानी उन 3 सीटों के ऊपर भी स्टे आ गया। अब मौलाना का दरवाजा है, और फिर एक और ऑप्शन भी है, सबको पता है अगवा की कहानी है। तो मौलाना साहब के दरवाजे से अभी चूं चां की आवाज आ रही है, क्योंकि मौलाना साहब चाहते हैं कि उनको उनकी मंशा के मुताबिक, अच्छा वो केपीके के अंदर अपना गवर्नर चाहते हैं, और फिर गवर्नर पावर्ड चाहते हैं, एम्पावर्ड चाहते हैं, यानी कि गवर्नर राज भी सुनने में आया है कि वो चाहते हैं। तो ये अगर हो सकता है तो फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया हुआ है, उन्हें कहा कि तरमीम तो बढ़ गई, अब नहीं बनेगी आईनी अदालत, अमीन भी रह गया। वो जस्टिस अमीन साहब को मेरे मुताबिक जो है ना वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तरमीम तो इनकी वाड़ कर रख दी है। अब इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ से कह रहा है नहीं जी ऐसा तो नहीं हुआ, हमने तो जो वजाहत दी थी, हम एक आईनी इदारा है, हम इसको मानने के पाबंद नहीं है। और फिर हुकूमत के हरकारे उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत दी है जरूरी नहीं कि हम उसको माने, और हम कल के दिन यानी आज के दिन यानी इतवार के दिन ही सब कुछ करके देखेंगे। तो देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। हामिद मीर साहब ने ट्वीट कर रखा है, वो कहते हैं A top government functionary insisted that constitutional package have nothing to do with the extension of CJP. वो कहते हैं कि हुकूमत के एक बड़ी शख्सियत ने मुझे बताया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एक्सटेंशन से जुडिशियल पैकेज का लेना देना नहीं है। When I asked what about the extension in retirement age of the judges, उन्होंने कहा कि जब एज ऑफ जजेस के बारे में मैंने उनसे सवाल किया तो the government official said we are ready to make changes if stakeholders do not agree.
وہ کہتے ہیں ہم تبدیلی کریں گے اگر اسٹیک ہولڈرز اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. صابر شاکر صاحب نے بھی ٹویٹ کر رکھا ہے کہ قومی اسمبلی کا ایجنڈا جاری، اجلاس کا آئینی ترمیم اس میں شامل نہیں ہے شامل، لیکن کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں، جو رہنما ہیں، وہ آج ملاقات کریں گے اسپیکر صاحب سے، اور وہ موروثی قسم کی ملاقات ہوگی. اس کے اندر سے کیا نکلے گا، جو نکلے گا وہ شام کے والے ویلاگ میں آپ کے سامنے ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. عوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں. ان کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے آواز ضرور اٹھانی ہے. بہت سارے لوگ آواز اٹھاتے رہے ہیں، بہت سارے اٹھا رہے ہیں. میری تمام تر خواہش یہ ہے کہ میں مستقل بنیاد کے اوپر یہ بات کرتا رہوں. بہت سارے لوگوں نے غلیظ پروپیگنڈا جاری رکھا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میں نہیں چاہتا کہ ان کا نام بھی لوں، اتنے اس قدر اہم نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے، لیکن یہ انتہائی افسوسناک ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں جنہوں نے پارلیمان میں نقاب پوش بھیجے، نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں جنہوں نے پارلیمان میں نقاب پوش بھیجے، انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ کیا اور پارلیمنٹ کو پیغام دیا کہ کسی غلط فہمی میں مت رہنا. یہ نجم سیٹھی صاحب بول رہے ہیں، اور جن کے بارے میں بول رہے ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور جو بول رہے ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں جی. مبارک زیب خان، اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کروں گا. میرا مطالبہ مانے جائیں تو پی ٹی آئی کی حمایت کروں گا، عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، 50 کروڑ کے فنڈز جاری کرے. یہ وہ مبارک زیب ہیں جن کے بھائی نے اپنی جان دے دی، اور اب یہ ایم این اے ہیں، اور اب یہ مشروط کر رہے ہیں اپنی وفاداری کو. اس سے گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہو سکتی ایسے پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر، جن ترامیم سے نہ صرف سسٹم کو نقصان ہے، خود عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر نقصان ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑی ترامیم ہونے جا رہی ہیں. حنیف عباسی صاحب، عمران خان کے خلاف 8-9 وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. یہ گواہ بتائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کن کن افسران نے مل کر سازش کی ہے. اچھا، پنجاب پولیس کے ہتھے کوئی چڑھ جائے نا تو ایک نہیں 100 گواہ، 100 قتل منوا لیتے ہیں. یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بھائی جان. میں تو بس اتنا کہوں گا بھائی اس ٹھٹائی کے اوپر بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. میں عالم زیب کے بھائی مبارک زیب کے متعلق بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا لحاظ اور شرم آنی چاہیے. اور اگر پی ٹی آئی کو یہ فیل ہو جائے کہ یہ بندہ اپنی جو لائلٹی ہے اس کو بیچ چکا ہے، تو اس کے بعد آپ نے گھراؤ ایسے لوگوں کا ضرور کرنا ہے. اول تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں کہ ان کی بات مانی جا سکتی ہے تو مان لیں، ادروائز گھراؤ ضرور کرنا ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے عمران خان کے مینڈیٹ کو، عمران خان کے لیے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی ہے. شام کا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.